पानी हटा दो। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे CWC के सदस्य मेंबर पार्लियामेंट आदरणीय श्री नासिर हुसैन जी, चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री HS लक्की जी, हमारी महिला कांग्रेस के अध्यक्षा आदरणीय बहन अलका लांबा जी, हमारे सम्मानित चंडीगढ़ से हमारी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री मनीष तिवारी जी, मेरे उपस्थित सम्मानित सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के सम्मानित सभी पत्रकार साथीगण, मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज वो चंडीगढ़ में यहाँ पर उपस्थित हुए और हमारे सभी हरियाणा प्रदेश के चंडीगढ़ के सारे मीडिया से बात करने के लिए वो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ बगैर समय गवाए कि वो आपको संबोधित करें। माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी। मंच पर पधारे हुए श्री भूपेंद्र हुड्डा जी, राजीव शुक्ला जी, उदय भान जी, मनीष तिवारी जी, हरमिंदर लक्की जी और दूसरे मेरे साथियों और PCC के AICC के महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा जी और नासिर हुसैन जी, राजीव शुक्ला तो पहले बोले भाई भूल कैसा सकते उनको, वो IPL है उन्होंने थोड़ा ही उनको भूले तो खेल ही नहीं चलता ना। तो सभी हमारे दोस्तों और यहाँ पर पधारे हुए मेरे मीडिया के बंधुओं और प्रिंट मीडिया के भी हमारे दोस्तों, टीवी और YouTube सभी के मैं सबका शुक्रगुजार हूँ और आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप टाइमली आए, लेकिन मैं थोड़ा देर से आया इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि आपसे मिलके चंद बातें मैं अपने पार्टी की ओर से बताना चाहता था। और यहाँ हमारे जो उम्मीदवार है
मनीष तिवारी साहब 40 साल में कोशिश कर कर के यहाँ पर पहली बार कंटेस्ट कर रहे हैं, तो उनकी इच्छा थी यहाँ से लड़ने की, लेकिन वो हो नहीं सका। लेकिन इस बार वो इच्छा पूर्ति हो गई है। और भी हमारे पास दूसरे काबिल लोग भी थे, लेकिन अल्टीमेटली हमने पार्टी ने ये सोचा कि इस बार हमारे तिवारी साहब को यहाँ से लड़वाना, तो वो लड़ रहे हैं। लेकिन ये हरियाणा एक ऐसी जगह है, चाहे चंडीगढ़ हरियाणा मिल के रहने से मैं इसको अलग अलग नहीं समझता, और उसके साथ पंजाब भी रहने से बड़ा मुश्किल है कि एक तरफ पंजाब है, एक तरफ हरियाणा है, बीच में चंडीगढ़ है, और एक ही बहुत ही संपन्न स्टेटों में इसको भी गिना जाता है। लेकिन इतना संपन्न स्टेट होते हुए भी यहाँ पर भी अनएम्प्लॉयमेंट और यथास्थिति में बेरोजगारी के साथ महंगाई भी यहाँ पर भी है, सारे देश में भी है। यहाँ के बाहर के लोगों का तो ये समझ है कि यहाँ के सरकार के पास रिसोर्सेस बहुत है और अच्छी तरह से कोई किसी को बोझा न बनते हुए वो ठीक ढंग से सरकार चलाएंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 2024 में इस राज्य के ऊपर कुल 70,000 करोड़ था कर्जा। 2014 तक था। 2014 और 2024 के बीच ये कर्ज बढ़कर 3,16,000 करोड़ रुपए हो गया। अब 4.5 हो गया। देखिए हम तो इतना भयंकर डेट हरियाणा जो संपन्न स्टेट के नाम से जाना जाता था, वो अभी कर्जे में डूब रहा है। हरियाणा हमेशा तरक्की के रास्ते पे चलने वाला आज वो रास्ता आज की सरकार भूल गई है। और हमेशा मोदी साहब तो यही कहते हैं कि मेरी डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार सब कुछ कर सकती है। और बहुत उन्होंने अपने उपलब्धियां तो नहीं गिनते, जो उन्होंने डेवलपमेंट किया उसका तो आंकड़ा नहीं देते, लेकिन कांग्रेस को जरूर गालियां देते। कांग्रेस को 1947 से जो जब तक नेहरू जी थे, लाल बहादुर से और इंदिरा गांधी जी थे, फिर उसके बाद में बीच में जब जनता गवर्नमेंट आई, उसके बाद में फिर राजीव गांधी जी आए, सोनिया गांधी और राजीव गांधी आए। आने के बाद इन्होंने जो डेवलप किया इसके बारे में तो वो कुछ नहीं बताते, लेकिन ये जो उनके 10 साल का है एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी तारीफ बहुत करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि मोदी साहब
अपने डेवलपमेंट से वोट पूछने के बजाय कांग्रेस को क्यों बार बार गालियां देते मुझे समझ में नहीं आया। टीवी में मैं जब थोड़ा सा फुर्सत मिलता है तो सुनने की कोशिश करता हूं। हर टीवी में अब उन्हीं का एडवर्टाइजमेंट है और हर घंटे में हर टीवी में उनका चेहरा दिखाई देता है। और उसके बाद में उन्होंने राहुल गांधी जी को क्या बोला, सोनिया जी को क्या बोला और प्रियंका जी के बारे में क्या बोला और इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमारे बारे में भी बचा कुचा रहे तो वो क्रिटिसाइज करते रहते हैं। ये उनकी आदत बनी है। और जो आदमी हमारे साथ दूसरों की जो टीका करता है वो खुद कुछ काम नहीं करता, यही उसका मतलब निकलता है। बहुत सी चीजें उन्होंने बोली, फिर आपको दोहराना नहीं चाहता क्योंकि उन्होंने तो 15 लाख काला धन से लेकर 2 करोड़ नौकरियां हर देकर किसानों के डबल आमदनी को सब चीजें उन्होंने कही। और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से जो लंबित थे, लटकना पटकना झटकना ऐसा कुछ उनका एक वर्ड ही था, वो अब नहीं, मेरे जमाने में सब चीजें फटफट होती है, क्लियर होती है, ये हमेशा वो कहते हैं। और ये हरियाणा जैसे स्टेट में जो हमेशा मशहूर है, हरियाणा की एक सेक्युलर स्टेट भी है और उसके अलावा 36 बिरादरी के लोग, 36 बराबर है ना? हाँ बिल्कुल। बिरादरी के लोग मिल के रहते हैं, कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं और एक दूसरे को भाई के जैसा चलते हैं। लेकिन यहां पर भी झगड़ा लगाने की कोशिश मोदी जी ने की, लेकिन उससे कोई उनको फायदा होगा ऐसा समझ के जो किए थे, फायदा नहीं होगा। ये तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी इतना बड़ा है कि हरियाणा में अपने बच्चे के नौकरी के लिए जमीन घर बार बेच के उसको नौकरी के लिए बाहर भेज रहे हैं। और ऐसे संपन्न स्टेट में अगर ये स्थिति है तो आप सोचिए देश में क्या स्थिति होगी। इसीलिए तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों को बेरोजगारी से बचाने के लिए और महंगाई जो बढ़ रही है उसको रोकने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और उसी लिए हम अपनी कोशिशों के साथ लोगों को वोट मांग रहे हैं। और जब ये बात हम कहते हैं तो फिर उसको मोदी जी भी उल्टा कहते हैं कि कांग्रेस वालों ने संविधान को निकालना चाहते हैं, उस संविधान में से जो ओबीसी, एससी, एसटी को रिजर्वेशन जो मिला है वो निकाल के दूसरों को देना चाहते हैं। ये कैसा होता दूसरों को देने का? संविधान है और संविधान में सिर्फ रिजर्वेशन जिसको देना चाहिए उसका पूरा लिखा हुआ है। जब संविधान में ये लिखा हुआ है फिर कांग्रेस वाले इसको
निकाल कर आपको देंगे, ये कहा। हम तो संविधान बचाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं और उल्टा वो हमारे ऊपर, उल्टा उन्होंने ये कह रहे हैं कि नहीं कांग्रेस वाले ये करेंगे। यहां तक भी उन्होंने ये कहा कि एक प्राइम मिनिस्टर, मैं देखा कि मैं भी अब 53 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूं और एक दिन में मैं घर में नहीं बैठा, किसी ना किसी तरह से मुझे एमएलए मिला, एमपी मिला, राज्यसभा मिला, फिर अब कांग्रेस प्रेसिडेंट भी हूं। पहले ब्लॉक प्रेसिडेंट से मैं डीसीसी प्रेसिडेंट और वहां से पीसीसी प्रेसिडेंट होके अब इन लोगों ने मुझे एआईसीसी प्रेसिडेंट बनाया है। तो एक दिन भी मेरा ऐसा जायज नहीं गया, यानी तो मैंने देखा 53 साल में कईयों प्राइम मिनिस्टर्स को देखा और कईयों चीफ मिनिस्टर्स को भी देखा, कोई ऐसा नहीं बोला जैसा मोदी साहब बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं मोदी साहब? देखो, वो जातीय जनगणना करके आपका एक्सरे करेंगे घर का, घर में जो कुछ भी है सोना चांदी और आपके घर में जो भी संपत्ति है उसका बंटवारा करेंगे। अरे हम तो 55 साल हुकूमत किए, कभी किसी के पास छीन लेके हमने किया? किसी का मंगलसूत्र हमने छीना? लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऐसा बोलते हैं तो मुझे अजब लगा। और मनुष्य को कम से कम ये ध्यान होना चाहिए कि क्या इमीडिएटली जो संविधान हमारे पास है उसके तहत जब हम सभी लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने उसके खिलाफ चल रहे हैं, तो ये जो कहना कि एक्सरे करके तुम्हारे घर में सोना है, आधा सोना लेंगे, अगर आपके घर में 2 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ जमीन दूसरों को दिलाएंगे। और यहाँ तक भी बोले, मैं अहमदाबाद में था तब उनकी भी एक रैली चल रही थी और मेरी एक रैली भी उधर चल रही थी। वहां तो उन्होंने अजब कर दिया, अजब गजब क्या बोलते हैं, कर दिया। क्या है? देखो मेरे गुजराती भाइयों, आपको दूध देने वाले गाय भैंस ये जो भी है और अमूल को आपने जो दूध बेच के अपने घर चलाते हो, तो कांग्रेस वाले सत्ता में आएंगे तो आपके पास अगर 2 भैंस है तो 1 भैंस मुसलमानों को देंगे। आप सुने होंगे, पढ़े होंगे या देखे होंगे। तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर बोलता है, मेरे को ताजुब लगा। तुम्हारे भैंस, तुम्हारी मंगलसूत्र, तुम्हारा सोना चांदी, ये सब ऐसा बोल बोल के कितने दिन बेवकूफ बनाएंगे आप? पहले तो बनाए आप बेवकूफ, जो 15 लाख काला धन ला के सबको दे तुम बोले, फिर 2 करोड़ नौकरियां हर साल दे तुम बोले, ये एमएसपी देने की गारंटी बोले, फिर डबल इनकम किसानों का बोले, सब चीजें बोले, एक भी नहीं करे। उसीलिए मैं हमेशा उनको बोलता हूँ, झूठ मत बोलिए साहब, जो लोग समझदार है। आप इतना झूठ बोले तो लोग थोड़ी ही आपको मदद करेंगे। हुआ 10 साल तो मिले आपको जो करना था वो तो सत्यानाश कर दे। आपने ये भी कहा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ तो लिए, लेकिन विकास किसका नहीं किए, सिर्फ वो सबका सत्यानाश कर दिए, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन करके सत्यानाश किए। और यहाँ पर तो लोग नौकरी लिए जो तरसते, हमारे हरियाणा में 1-2 अगर बच्चे हैं उनको, तो एक बच्चा मिलिट्री में रहता है, एक बच्चा घर का किसान का काम करता है, तो उनको भी उन्होंने गुमराह कर दिया। पंजाब में भी वैसा ही उन्होंने उन बच्चों को ये अपना अग्निवीर
अग्निवीर का लालच बताया 4 साल के लिए। 4 साल के बाद वो क्या करना चाहिए? तो ऐसे चीजें उन्होंने युवाओं को बोलकर अपनी जो चाल चलना था चले। तो अग्निवीर 4 साल के था, अब उसके बाद बेकार होके रास्ते पे आए। अगर वो मिलिट्री में भर्ती करते थे, जितने वैकेंसीज है उस पर, तो वो परमानेंट रहते थे, उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट मिलता था और उनको पेंशन मिलता था। ये सब खत्म किए मोदी साहब, इसीलिए लोग बड़े परेशान हैं। अगर हम सत्ता पे आएंगे, ये अग्निवीर को निकालेंगे, परमानेंट मिलिट्री में भर्ती करने का काम करेंगे। हमारे जो 5 न्याय है और 25 गारंटी है, हम करके दिखाएंगे। और इसको गठबंधन के जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं वो भी हमको साथ दे रहे, और हम दोनों मिलके बहुत से जगह लड़ रहे हैं, इसीलिए कि जो मोदी जी कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, ये सबको तो पता चल रहा है। और एक बात आपको तो मालूम है, हमारे बहुत से नेता लोग जब घर घर जाते हैं या गलियों में भाषण करते हैं कि नारी न्याय स्कीम, जो एक महिला घर में सबसे बड़ी होती है, घर चलाती है, उसको 1 लाख रुपए सालाना देने का हमने वायदा किया है, वो निभाएंगे। पक्की नौकरी देने का वायदा किया है, हम निभाएंगे। और 30 लाख वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट में खाली है, और हरियाणा में 2 लाख से ज्यादा खाली है स्टेट में। आप सोचिए, ऐसा हर स्टेट का अगर आकलन करेंगे, आपको मालूम है कितने लाख वैकेंसीज है, और वो क्यों भर्ती नहीं हो रही, क्यों नहीं कर रहे? पहले ये जो खाली है ये तो करो, वो भी नहीं कर रहे। इसीलिए हम आएंगे तो ये जरूर करेंगे, पहले जितने भी खाली वैकेंसीज है वो भर्ती करेंगे। अब नरेगा स्कीम एक बहुत बड़ा स्कीम जो सोनिया गांधी जी ने और मनमोहन सिंह जी ने लाया था, तो उसकी जो मजदूरी है कम है। तो हम सत्ता में अगर हमको जनाधार मिला या जनता आशीर्वाद की, तो हम जरूर उसको 400 रुपये डेली बनाएंगे, और उसके दिन भी हम बढ़ाएंगे। उसी तरह से एक चीज जो अर्बन लेवल पे भी नरेगा जैसा स्कीम हम ला रहे हैं, और कहा कि यहाँ पर भी नौकरी बहुत मिलती नहीं, ठेले वाले हैं, छोटे मोटे लोग रास्ते पे सामान बेचते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स है, और ये अपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स है, उसके बाद डेली वेजेस है। इन सबको हम अपनी ठीक से मदद करेंगे। और आशा वर्कर्स, हमारे मिड डे मील वर्कर्स, और ये जो अपने आंगनवाड़ी वर्कर, इनको हम उनकी सैलरी डबल करेंगे। अब जो सैलरी है उसका डबल करेंगे। ये सब हमारे वायदे है, ये सिर्फ हवा में नहीं, हम बगैर बोले ही कई वायदे सोनिया गांधी जी के समय में, मनमोहन सिंह के समय में हम किए हैं। जैसा नरेगा स्कीम हो, जैसा फूड सिक्योरिटी हो, जैसा RTE हो, राइट टू एजुकेशन, RTA हो, और जो अपने फॉरेस्ट एक्ट हमने बनाकर जो वहाँ के आदिवासियों को दिया है, ऐसे सब चीजें बगैर पूछे हमने की। और ये जब हम वायदा कर रहे हैं, ये हम निभाएंगे। उसके साथ ही साथ आखिरी में हम पहले 5 किलो राशन देते थे, फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत। अब देने का हम 10 kg राइस फ्री देंगे, 10 kg,
और ये हम निभाएंगे। अब कर्नाटक में हम कर रहे हैं, तेलंगाना में भी हम बढ़ा रहे हैं। उसी तरह से ऑल इंडिया लेवल पे जब हमारी सरकार आएगी गठबंधन की, तो ये चीजें हम करके दिखाएंगे। तो मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारी गारंटीज हैं, न्याय है, और जो कुछ हम कर सके पहले वो तो करेंगे ही। लेकिन मोदी जी जो इतने झूठ बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि उनकी सरकार आने वाली नहीं है, उतना नंबर उनको नहीं मिल रहा, इसीलिए हर जगह टीका टिप्पणी करते वो फिर रहे हैं और कोई डेवलपमेंट की बात कर रहे नहीं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से इस बार गठबंधन को भारी बहुमत देके देश में प्रॉस्पेरिटी लाई है, देश में शांति लाई है, और देश में एकता की भावना रख के लोगों को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। यही कह के मेरे 4 शब्दों को समाप्त करता हूँ। अगर कुछ बोलना है तो साथियों, आपके सवालों का जवाब देने से पहले मैं चाहूंगा 2 मिनट हुड्डा जी भी अपनी बात रखेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष खड़गे साहब, हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनीष जी, और हमारे नासिर भाई जो हमारे वल्का जी, व शुक्ला जी, व लक्की जी, तथा सभी पत्रकार बंधुओं साथियों। देखिए, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, इन्होंने गारंटी दी और 5 जो बात कही हैं, जो अधिकार की बात कही है, वो सब कांग्रेस जो करने जा रही है। हरियाणा की खास तौर पे जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 था, आज आप स्वयं देख रहे हैं, आज नंबर 1 हो गया बेरोजगारी में और महंगाई में। और खेल खिलाड़ियों को देखा आपने, हमारी जो पहलवान बेटियों का किस तरह उससे सलूक हुआ, अब तक न्याय नहीं मिला उनको, उनके वहाँ टिकटें दी जा रही हैं। तो इस प्रकार से जो आज खड़गे साहब ने वहाँ जगाधरी में बड़ी भारी पब्लिक मीटिंग थी, तफसील में बताया है, और लोगों ने बहुत ही जन समर्थन वहाँ मिल रहा है। और जिस हिसाब से पूरे हरियाणा में जन समर्थन मिला है, हम घूम रहे हैं, उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। और जब किसी पार्टी के पक्ष में लहर चलती है तो क्लीन स्वीप करता है हरियाणा में, ये एक हरियाणा का इतिहास रहा है। 10 की 10 इधर भी देते हैं, 10 की 10 इधर भी देते हैं, तो कांग्रेस का क्लीन स्वीप आने जा रहा है। और आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट है, भाई सवाल जो पूछेंगे आप एक एक करके हम बता देंगे, वो आप उस हिसाब से अध्यक्ष जी कहेंगे वो सवाल पूछेंगे। अब मैं एक बार अनुरोध करना चाहूँगा, हमारे जो चंडीगढ़ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, वरिष्ठ नेता हमारे मनीष तिवारी जी, हाँ, वो भी अपनी बात रखेंगे। सम्मानित खड़गे जी, मंच पर विराजमान सारे ही आदरणीय नेतागण और इस सभागृह में आए सारे ही हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी, मैं सिर्फ 2 चीज़ें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। सम्मानित खड़गे जी ने ये कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि उनकी 2 इंजन की सरकार है। चंडीगढ़ में उनकी 4 इंजन की सरकार थी, ऊपर गृह मंत्री, नीचे राज्यपाल, उनकी सांसद, 8 वर्ष उनका चंडीगढ़ की कॉरपोरेशन पे कब्जा, और पिछले 10 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। मैंने निरंतर और लगातार पिछले 22 दिन से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको खुली चुनौती दी है कि आप एक सार्वजनिक मंच पर आकर मुझसे बहस कीजिए और ये बताइए कि पिछले 10 वर्ष में आपने चंडीगढ़ के विकास के लिए एक भी काम ऐसा किया हो जिससे लोगों को राहत मिली हो, पर वो बहस से भागते हैं। और ये बात प्रमाणित करता है क्योंकि चंडीगढ़ एक पढ़ा लिखा शहर है,
चंडीगढ़ एक बुद्धिजीवियों का शहर है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कहने को कुछ भी नहीं है, और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ में लोगों द्वारा नकारी जा रही है, और हम जहां जा रहे हैं हमको भारी जन समर्थन मिल रहा है। इन शब्दों के साथ मैं माइक हमारे जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं उनके हवाले करता हूं। अब मैं अनुरोध करना चाहूँगा हमारे चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री एच.एस. लक्की जी, वो भी 2 मिनट में अपनी बात करें। धन्यवाद उदय भान जी। सबसे पहले तो मैं चंडीगढ़ में स्वागत करता हूं। हेलो, सबसे पहले तो मैं चंडीगढ़ में स्वागत करता हूं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमारे बीच में आए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह से कांग्रेस उनके अंदर दोबारा से पुनर्गठित होकर दोबारा से वो एक संजीवनी जैसे कांग्रेस को मिली है, इतने एक वर्कर से ब्लॉक प्रेसिडेंट से लेकर नेशनल प्रेसिडेंट बनने तक का सफर उनका है, और हम आज बहुत सौभाग्यशाली हैं कि चंडीगढ़ में आज वो आए हैं। इससे हमारे कैंपेन को और ज़्यादा इम्पीटस मिलेगा। मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब का भी धन्यवाद करता हूं, उदय भान जी का जो हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मनीष तिवारी जी हमारे जो यहाँ से प्रत्याशी हैं, राजीव शुक्ला जी हमारे इंचार्ज हैं, नासिर हुसैन जी मेरे पुराने मित्र यूथ कांग्रेस की CWC के मेंबर भी हैं, और अलका लांबा जी जिनके साथ मैंने NSUI में काम किया और अब महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और प्रणव जी। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप सभी चंडीगढ़ से हैं, बेशक आप हरियाणा की बीट देखते हैं, पर आपने देखा होगा कि जिस दिन हमने नामांकन भरा था, चंडीगढ़ के 50 साल के इतिहास के अंदर इतनी भीड़, और वो भी पैदल। जब भाजपा के प्रत्याशी ने भरा 200-300 गाड़ी लेकर 700-800 लोग निकले थे, 10,000 से ज्यादा लोग पैदल चले और बहुत ही डिसिप्लिन के साथ जाके नामांकन भरा। उसी दिन ये तय हो गया था कि चंडीगढ़ के अंदर जो कांग्रेस है वो भारी वोटों से जीतने जा रही है। बाकी हरियाणा के बारे में हुड्डा साहब जी ने आपको बता दिया है, 11-0 रहने वाला हरियाणा और चंडीगढ़ मिला के, ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं। धन्यवाद। चलिए, हाँ जी, आपके सवाल जिन जिन साथियों के प्लीज। खड़गे जी नमस्कार, मैं जितेंद्र चौधरी हूं, खबरें अभी तक न्यूज चैनल से। जी हुड्डा साहब इधर जितेंद्र। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस की अगर सरकार आएगी तो 5 जो मुख्यमंत्री हैं वो 1-1 साल करके बनेंगे। देश में जो है प्रधानमंत्री जो है 5 प्रधानमंत्री बनाएगी अगर इंडिया अलायंस आता है तो 1-1 साल करके। तो इस तरीके से जो है देश चलाना किस तरीके से जो है इस पर आप रिस्पॉन्ड करेंगे। और साथ ही उनका ये कहना है कि मैंने धर्म के नाम पर कभी भी देश को बांटने की बात नहीं कही है। बड़ी आपने भी टीवी इंटरव्यू सुने होंगे उनके, इन दोनों बातों पर आपका जवाब चाहिए। देखिए, अच्छा है, आप दिल पे हाथ रख के बोल रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं। नहीं, आप बोलिए। मैं तो वो झूठे है बोली पहले बोला था, लेकिन आप उनकी सच्चाई साबित करने के लिए फिर एक मेरे पूछ रहे हैं, तो वो बोला मैं। ठीक है, देखिए, कभी भी अब हमारा तो रिकॉर्ड है, UPA 1 और UPA 2, ये अलग अलग पार्टियों की गवर्नमेंट ही थी। कांग्रेस के सिर्फ 140 थे, और बाकी के लोग तो फिर बाहर से भी हमको मदद किए। फिर हम पूरा 5 साल कंप्लीट किए। उसके बाद हमको 208 मिले। उस वक्त भी चंद लोग फिर हमारे अंदर आए, हमारे साथ काम करे, फिर हम पूरे 5 साल चलाए। 10 साल एक ही प्रधानमंत्री, वो भी इस धरती में, पंजाब के धरती से आया हुआ व्यक्ति 10 साल इस देश को चलाया और आर्थिक स्थिति को बदल के उन्होंने दिखाया। ये 10 साल में कुछ नहीं कर सके और बार बार बोलते रहते वही। ये इनका हिसाब ऐसा है, मेरे लैंग्वेज में अगर बोलूं, पहाड़ खोद के चूहा निकालने वाले हैं, काम करने वाले नहीं है। सर मैं विशाल हूं न्यूज़ 24 से। हाँ, विशाल हूं न्यूज़ 24 से। सर
पंजाब और हरियाणा में किसानों का एजिटेशन आज भी चल रहा है। बेशक कांग्रेस ने कहा कि कानूनी तौर पर हम एमएसपी की गारंटी भी दे रहे हैं, लेकिन कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि 2 लाख मतदाता हैं हरियाणा में, सिर्फ 80,000 ऐसे किसान हैं जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, वो भी कोई ना कोई राजनीतिक का लबादा ओढ़ के कर रहे हैं, और ऐसा ही हाल पंजाब में भी दिखाई दे रहा है। चलो आप इसको उत्तर दो। ऐसा है, ये हरियाणा के संदर्भ में आप कह रहे हो, कितने साथ दे रहे हैं ये 4 तारीख को पता लग जाएगा। सफाया है उनका, खड़गे साहब बीजेपी पार्टी साफ है। आप अभी 5 चरण का जो मतदान हो चुका है, लगभग पूरे देश में जा भी चुके हैं, दावा भी कर रहे हैं इंडी की सरकार बनाएगी। एक तो ये बताएं कि जो सर्वेज आ रहे हैं, सर्वेज में लगातार बताया जा रहा है कि जो बीजेपी और उसके समर्थक दल हैं उनकी संख्या 300 पार बता रहे हैं। एक तो आप कर रहे हैं कि इंडी 400 पार नहीं, 400 पार तो दावा है उनका, लेकिन सर्वेस को आधार बना के आप दावा कर रहे हैं कि इंडिया जो गठबंधन है आपका वो सरकार बनाएगा। आपके दावे का आधार क्या है? मेरे दावे का आधार आप पूछ रहे हैं, लेकिन उनका 400 का क्या आधार है आप पूछे होंगे उनको पहले ही। नहीं, आप कहाँ पूछते थे जाने के बाद। चलिए मैं बता रहा हूं कि जिस स्टेट में उन्होंने मैक्सिमम एमपीज लिए, अब उससे ज्यादा तो नहीं ले सकते, वो घटेगा ही, बढ़ेगा नहीं। अब उदाहरण के तौर पर मैं बोलूंगा, कर्नाटक में 1 एमपी हमारा आया था, आज 12-13 एमपीज आने का संभव है। आप किसी को भी सर्वे में पूछ सकते हैं अगर वो बायस न हो। फिर तेलंगाना में हम 2 ही थे, आज हम वहां बढ़ रहे हैं 10-20, मैं बोलता नहीं, बढ़ रहे, बड़ा हमारे आधार पूछ रहे। और तमिलनाडु में तो हम दोस्ती है हमारी सब डीएमके के साथ, वहां जैसा स्थिति है वैसा ही रहेगा, उससे हमको भी फायदा होगा। देन आप महाराष्ट्र आइए, इस गठबंधन, महाराष्ट्र की गठबंधन जो हमारी है, ऑल 3 जो ये अपना एनसीपी, शिवसेना और हम, वो कांग्रेस मिलके हम कर, वो भी बढ़ रहा है। मेरा एक ही था वहां। तो आप देखिए हर जगह, छत्तीसगढ़ में हमारी बढ़त है, कुछ नहीं था, 1 या 2। अरे आऊंगा भाई। फिर उसके बाद में राजस्थान बढ़ रहे हम, 0 था वहां 3। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में पहले 1 था, 2 थे सॉरी, तो आज वहां कम से कम 4 या 5 आएंगे। अब हम मिनिमम पकड़ रहे हैं। हम हर जगह, हरियाणा, पंजाब और इवन उड़ीसा में हम वहाँ ज़्यादा ही लेंगे, 5-6 वहाँ पर है। उसके बाद में बिहार में हम गठबंधन में हैं, वहाँ पर भी हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है। यूपी में इस बार हमारा परफॉर्मेंस, हमारा और एसपी का मिलके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, वहाँ भी हम आगे हैं। हर जगह जब हम बढ़ रहे हैं और वो खो रहे, इस आधार पे मैं बोल रहा हूँ कि हमारा जो है गठबंधन जरूर मोदी सरकार को सत्ता में आने से रोकेगा। सर दिस साइड अमनदीप दीक्षित फ्रॉम टाइम्स नाउ। आप बात किए ना? नहीं सर, मैं नहीं, इधर सर। Amandeep Dixit from Times Now. Sir, my question is regarding your ally partner. Aam Aadmi Party is facing a very serious charges from the side of ED from foreign funding. And Congress candidate and Congress leader Sukhpal Singh Khera has made the disclosures against Aam Aadmi Party regarding the foreign fundings. So what is the stand of Congress Party on that? कांग्रेस पार्टी अलायंस सबके साथ हुआ, हमारा कम्युनिस्ट के साथ हुआ, आपके साथ हुआ, एनसीपी के साथ हुआ और डीएमके के साथ हुआ और एमएल के साथ हुआ। 26 पार्टीज के साथ गठबंधन है, उसमें
सब तरीके के लोग हो सकते हैं। अब उस पर बहस करने का नहीं है। जो कानून का उल्लंघन किया उसको जो उनको शिक्षा मिलेगी वो बात और है, लेकिन यहाँ गठबंधन सरकार जो हम किए, गठबंधन करके जो एक टीम बनाए हैं, वो टीम मोदी जी जो गड़बड़ कर रहे हैं, मोदी जी जो अब कम से कम 250 लाख करोड़ कर्जा, 205 करोड़ 5 लाख, इतने बड़े इसमें उन्होंने सिर्फ 10 साल में किया। पिछले का देखे तो 55 लाख। तो ऐसे चीजों को हम फेस करने के लिए गठबंधन बनाए हैं और हमारी गठबंधन काम करते रहेगी देश के हित में, जनता के। और ये जनता लड़ रही है मोदी जी के खिलाफ। यहाँ क्वेश्चन आपका उनका आने का सवाल नहीं है। खुद जब जनता लड़ रही उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। खड़गे जी, मैं राम सिंह बराड़ हूँ, अजीत समाचार अखबार से राम सिंह बराड़ हूँ। राम सिंह बराड़ उधर राम सिंह जी, नेक्स्ट आप बताइए। अब जून 6ठा और 7वां चरण बाकी है लोकसभा चुनाव में, जो मतदान का है 2 चरण बस बाकी है। हमने जो यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट की देखी, उसमें जो लोग हैं, लोगों का कहना है, जो आम जनता है, जो आम पब्लिक से बात हमने की, उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी में और तो सब ठीक है, लेकिन उनके पास मोदी जैसा एक डायनेमिक लीडर नहीं है लीड करने के, उनके पास वैसा चेहरा नहीं है। तो इसको लेकर जो अब बाकी 2 चरण बचे हैं, जो आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो इससे निपटने का क्या है? और दूसरा, एक राम का भी नाम लोग ले रहे हैं कि राम को वो लाए हैं और कांग्रेस पार्टी राम को जो है 27 वकील खड़े किए वगैरह वगैरह। तो इसके बारे में क्या कहेंगे सर? ये देखो, कोई चेहरा कांग्रेस के पास नहीं है या गठबंधन के पास नहीं है अगर कहेंगे, ये हमेशा ऐसा पहले भी कहते थे। 2004 में भी ये कहे, जब वाजपेयी थे तो तब भी ये कहे कि कांग्रेस के पास कौन है। अरे ये तो चुनाव होने के बाद गठबंधन के लोग बैठेंगे, एक जगह बैठकर तय करेंगे, जैसा हम यूपीए सरकार चलाए वैसा ही ये भी हम करेंगे। और दूसरा सवाल आपका कुछ था? अब देखिए, ये उनकी इच्छा है। राम का हर एक कम्युनिटी, हर एक आदमी के पास, हर एक कम्युनिटी में, हर एक कास्ट में अलग अलग आस्था के अनुसार वो उनसे पूजा करते हैं। कोई राम का पूजा करता है, कोई कृष्ण का पूजा करता है, कोई शंकर का पूजा करता है। हमारे आदिवासी भाई नेचर की पूजा करते हैं, वो कभी किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते। जैन तीर्थंकर के पूजा करते हैं। बुद्ध अपने साइंटिफिक विचारधारा के तहत वो करते हैं। तो यहाँ सवाल कहाँ से आता? हम नाम नहीं ले रहे, वहाँ जा रहे नहीं। अरे हम तो सबके साथ है, तुम एक के साथ हो। हम सब इस देश में हम पढ़ते थे, वो सच है क्या है मुझे 33 करोड़ देव देवताएं हैं। मनीष तिवारी बताना या इनो बताना, हमारे उड़ल 33 करोड़ देव देवताएं हैं। 33 करोड़, हाँ 33 करोड़, हाँ। अब 33 करोड़ देव देवता है, हर एक की आस्था अलग है। हम मानेंगे सब 33 करोड़ लोगों, देव देवताओं को भी। जब हमारे पास मानने वाले लोग वो भगवान के पास जाएंगे। राम सिंह बराड़, खड़गे जी, एक मिनट में, सबकी अपनी अपनी आस्था है। अब मान लो मैं हूँ, जब शुरू करते हैं सुबह उठ के जयराम जी की करते हैं, आज करने लगे हैं, मेरे बाप दादा भी करते थे। सुबह कोई हल चलाता है तो राम का नाम लेके चलाता है। ये सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं। राम कोई किसी एक का नहीं है। राम को, जो भी राम को मानता है, राम सबका है। खड़गे जी, मैं राम सिंह बराड़ हूँ। मेरा सवाल 2 पार्ट हैं। एक तो ये है कि आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन जो है वो 272 प्लस सीटें लेके स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने की पोजीशन में है? एक तो ये है। दूसरा, चंडीगढ़ में लंबे समय तक पवन बंसल को
कांग्रेस पार्टी एमपी की टिकट देती रही, केंद्र में रेल मंत्री बनाया, वित्त मंत्री बनाया, कांग्रेस का कैशियर बनाया राष्ट्रीय, तो आज वो चुनाव में नजर नहीं आते, सबसे बड़े चेहरा हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? राजीव शुक्ला जी भी उनके पास गए थे, लेकिन उसके बाद भी वो कांग्रेस के प्रचार में नजर नहीं आते, उसके बारे में क्या कहेंगे? 272 सीटें मिलेंगी या नहीं? जो चीजें हैं वो नजर नहीं आते, ये नजर नहीं आते। जो ऑब्जर्वर है वो देखेंगे, जो इंचार्ज सेक्रेटरीज है वो करेंगे। मैं ये कहूँगा कि आप सत्ता में आने के लिए कितने नंबर होना चाहिए वो पूछे। नहीं, क्यों आप 272 बोल रहे हैं? सत्ता में आने के लिए जितने नंबर चाहिए और मोदी जी को रोकने के लिए सत्ता में आने से जो नंबर चाहिए उससे ज्यादा नंबर हमारे को मिलेंगे। धन्यवाद। खड़गे जी, प्रशांत किशोर जी, सवाल ये था सर, खड़गे जी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बड़ा मुद्दा बना सर, और बड़ी खड़गे जी अरे ये बैठ जाओ भाई, एक मिनट उसको बोला है। एक उधर से सर, एक इधर से। कोई बात नहीं, एवरीबॉडी वांट्स टू आस्क, बट लेकिन वी हैव गॉट लिमिटेशंस। बैठ जाओ, कोई बात प्लीज। यस एक सवाल है कि जिस तरह से लगातार मुस्लिम रिजर्वेशन की बात जो है वो चल रही है, लेकिन अब मोदी जी ने कल एक वीडियो निकाला राहुल गांधी का 10-12 साल पुराना, उसको लेकर वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी 10-12 साल पहले भी बोलते थे और अब भी बोल रहे हैं कि वो मुसलमानों को जो है आरक्षण देंगे। देखिए, जो राहुल गांधी बोले हैं, आप कह रहे हैं, वो कभी अपने जबान से नहीं बोले, एक। और दूसरी चीज, ये खुद मोदी जी बोलते हैं मैं ना माइनॉरिटी का द्वेष करता हूं, मुस्लिम का ना किसी का, मेरे को सब बराबर बोलते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे ही उन्होंने माइनॉरिटी को क्रिटिसाइज करने का काम करते हैं। अभी कितने उदाहरण होना। अब ऐसे है, गलत जो बातें उन्होंने की, हर गलत बात का अगर मैं रिप्लाई देते कहूँ तो मैं ये समझूंगा कि उन्होंने बोले से बात को समर्थन कर रहा हूँ, ऐसा होता। सर एक सवाल, लास्ट क्वेश्चन खड़गे साहब प्लीज। खड़गे साहब, एक सवाल ये था कि सर, एक मिनट भाई, आप जब मैं बोलूंगा जब सर मैंने सबसे पहले हाथ उठाया था, उसके बाद लास्ट सवाल पे आप आगे। चलो ओके भाई, आप बैठ जाइए, लेट हिम आस्क। ओम प्रकाश आपसे पूछ लिया, आप यू आर नोबडी टू से, आई एम देयर टू से। हाँ बोलो आप। खड़गे साहब, मेरा सवाल ये था कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जब उसका खुलासा हुआ था तो देश में बड़ी राजनीति हुई, और आपने भी कहा कि किस तरीके से बीजेपी को चंदा गया। अब ये ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि फॉरेन फंडिंग हुई है, तो क्या आपको लगता है कि गंभीर खुलासा, उसकी जांच होनी चाहिए? इसका जो जांच है जल्द से जल्द जाके दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ये कितना गंभीर आरोप आपको लगता है? ये देखिए, ये जो चीजें हैं कानून के तहत जो एक्शन लेना है वो ले सकते हैं, लेकिन मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि जो लोग आमदनी कम चंदा ज्यादा दिए, इसकी भी इंक्वायरी होना चाहिए। जो कंपनियां कुछ कमाती ही नहीं, वो चंदा भारी इसमें दी, इस सब की भी जांच होना चाहिए। हम तो बोल रहे कानून अपना काम करे, लेकिन मोदी जी कानून तहत काम करने नहीं देते ना, तो इसीलिए हम किसी के तरफदारी नहीं कर रहे। हम यही कहेंगे कि कानून अपना काम करे, निष्पक्षपात करे। खड़गे साहब। ओके डॉक्टर जी, जॉन खड़गे साहब, लास्ट क्वेश्चन। जी, क्योंकि कांग्रेस का जो मेन पूरा चुनाव प्रचार चल रहा है, आज आपने जगाधरी में भी बोला और सारी जगह बोल रहे हैं कि ये संविधान बचाने के लिए चुनाव हो रहा है। एक तो इस पे इसका जो फोकस है वो टोटल इसके ऊपर है, संविधान बचाने का, और आपने आज दिखाया भी है, लोगों को कहा भी ये बचाना, हमने संविधान बचाना है, इसलिए आप कांग्रेस को वोट दो, या कांग्रेस के जो इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार उनको वोट दो। एक तो ये पॉइंट, इसके पीछे हम कौन कौन से वो लॉजिक कह रहे हैं कि आज संविधान खतरे में क्यों है, एक तो ये। दूसरा, बीजेपी की तरफ से और खासकर प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि अगर संविधान वो कांग्रेस अगर आई तो वो ये झूठ बोल रही है बीजेपी के बारे में कि अनुसूचित जाति का जो आरक्षण है या किसी और दूसरी का आरक्षण है उसको समाप्त कर देगी। उस पर उन्होंने 2-3 बार क्लैरिफिकेशन देने का प्रयास किया। इन दो बातों पे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते में जानना चाह रहा था।
अब सुनने का थोड़ा आप हाँ, भी इसलिए क्योंकि लंबा सवाल लंबा उत्तर भी। हाँ, पेशेंस रखिए सुनने का, क्योंकि मोदी का नाम के खिलाफ कुछ बोले तो दूसरे अच्छा लोग लगता है आपको? चिढ़ते लगते हैं। अच्छा, नहीं, मेरे को अच्छा नहीं। ठीक है। मैं तो अपोजिशन वहां भी किया हूँ, लोकसभा में किया हूँ और राज्यसभा में भी कर रहा हूँ। मेरे को वो नहीं, मेरे को ये पूछना है कि जो संविधान के बारे में हम जो पूछ रहे हैं, हम ये बात नहीं उठाए पहले। कौन उठाए? सबसे पहले 2014 में आरएसएस के लोग मोहन भागवत जी खुद उठाए और उनके जो संघ के लोग हैं उन्होंने ये शुरू किया कि हमको अगर 2/3 बहुमत मिला ज्यादा तो हम संविधान को बदलने वाले हैं, ये उन्होंने कहा। आज आपके पास वो है रिकॉर्ड। उसके बाद फिर दूसरे इलेक्शन में भी बोला उन्होंने कि हम संविधान बदल के रहेंगे। उसके बाद हेगड़े ने एमपी उनके कारवार के ओपनली बोला, हम अगर हमको मेजॉरिटी दो, मेजॉरिटी अगर हमको 400 सीट आपने दिया, 2/3 मेजॉरिटी होना पड़ता है संविधान को बदलने के लिए। तो उन्होंने कहा, और साक्षी महाराज ने कहा, और ऐसे महाराज बहुत है वहां जो, हाँ, लल्लू सिंह ने कहा, सब ने कहा वो बदलेंगे। जब बात उनसे निकली है संविधान बदलेंगे, तो वो हमारे को इससे ये मालूम हुआ कि वो आहिस्ता आहिस्ता रिजर्वेशन खत्म करने की तरफ चल रहे हैं। एक कि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में जो 30 लाख वैकेंसीज है वो भर्ती क्यों नहीं की? वो तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड्स और इवन अब इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन जनरल लोग हैं उनको भी 10% दिया गया। तो हमको ये संशय आया है कि जब 10 साल में बढ़ते बढ़ते 30 लाख तक नौकरियां गायब है, तो फिर आप SC/ST का कहां उद्धार कर रहे हैं? एक रिजर्वेशन इन प्रमोशन भी था, उसको भी आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। और एक सेक्रेटरी केंद्र सरकार में अब तक नहीं बन रहा। एक जो जॉइंट सेक्रेटरीज बनते थे वो भी नहीं है। SC/ST इवन OBC तो ये भी नहीं। संविधान की बात कर रहा हूं मैं, तो ये तो उसमें सब लोग आते हैं, लेकिन ये मुद्दा मैं स्पेसिफिकली SC/ST OBC की बता रहा हूं। फिर उसके बाद में उन्होंने एक तरफ तो भर्ती भी नहीं किया, दूसरे तरफ जो प्रमोशन में इसमें उनको जगह देना था वो भी नहीं की। विद्यार्थियों को जो स्कॉलरशिप देते थे वो भी कम कर दिए, घटा दिए। और फॉरेन स्टूडेंट्स फॉरेन को भेजते थे वो भी कम कर दिए। यानी आहिस्ता आहिस्ता तुम उस कॉन्स्टिट्यूशन को कमजोर कर रहे हो और उनको लोगों को जो मिलना है वो नहीं मिल रहा। एक और दूसरी रही बात अपने संविधान के तहत जो संस्थाएं बनी, उसको क्या कहते हैं, ऑटोनोमस बॉडीज बनी। वो ऑटोनोमस बॉडीज को आप सबको इतना क्या बोलते हो उसको काम कर डाइल्यूट किए, इतना डाइल्यूट किए कि वो सिर्फ आपकी बात सुनता है, किसी कानून के तहत किसी की भी बात नहीं सुनता। तो मैं पहली बार देखा अपने 53 साल के जीवन में, पॉलिटिकल जीवन में, कि होम डिपार्टमेंट अगर ईडी जैसी जो बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स में बदलाव करके ईडी जैसी संस्था को अपनी तरफ लेती है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है। यहां तक द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट
वो भी सब डीसीसी बैंक वो ये सब उनके तहत आना। यानी जो चीजें जिस संस्थाओं में रहना चाहिए उस संस्था के तरफ से उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो सब अपने पास लेकर सबको हराश कर रहे हैं। सीबीआई से लेकर ईडी से लेकर आईटी से लेकर सीबीसी से लेकर ये जो घटा रहे हैं उसकी अहमियत, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये लोग जो पहले संविधान को हम बदलाएंगे जो बोल रहे हैं, इस घटनाओं से, इस घटनाक्रम से हम कह रहे हैं कि ये बेस है उसका, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथियों से अनुरोध है कि सब जलपान। एक मिनट डॉक्टर दिमान, ये हरियाणा का एग्जाम्पल है। कौशल रोजगार निगम जो बना रखा है उसमें ना तो रिजर्वेशन है, ना मेरिट है, ना पक्की नौकरी है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। क्यों नहीं दे रहे भाई उसमें रिजर्वेशन, क्यों नहीं दे रहे? इसी वास्ते 2 लाख नौकरी पक्की खाली छोड़ रखी है, पर कौशल रोजगार निगम में क्योंकि वहां रिजर्वेशन भी नहीं है, पक्की भी नहीं है, पेंशन भी नहीं है। दिस इज व्हाट जो अध्यक्ष जी ने कहा, ये हो रहा है और कोई पर्पज नहीं उसका। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू।